बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले बलूचिस्तान में इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी इतला आई है और ये खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की मीडिया ने इसको कंफर्म नहीं किया। बलूचिस्तान से पाकिस्तान का मीडिया ज़्यादा रिपोर्टिंग करता नहीं है और जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना भी रहता है। जो मकामी सहाफ़ी हैं उन्होंने बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इंडियन मीडिया और कुछ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के क्लेम्स हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, एक हमला किया गया बलूचिस्तान में मस्तूंग के इलाके में, खड़कूचा का एरिया है। वहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज के जो मुख्तलिफ रैंक्स के सिपाही हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे। बड़ी तादाद में फ़ौजी नकलो हरकत हो रही थी और ये बसेस के अंदर हो रही थी मुबैना तौर पे, और इस काफ़िले के ऊपर अटैक किया गया। गो के इनके साथ सिक्योरिटी मौजूद थी। वहाँ पे काफ़ी जंग जैसी सूरत हाल बन गई। दो तरफा बहुत खौफनाक फायरिंग हुई है, बाद में काफ़ी मदद भी पहुंचाई गई है, लेकिन इस लड़ाई के नतीजे में बड़े पैमाने पर वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं और दूसरी जानिब जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे गए हैं। अभी दोनों तरफ से जो है वो क्लेम आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। हकीकत क्या है वो तो जब सरकारी मौक़िफ़ आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जो अब तक की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया, न्यूज़ 18 ने, वो तो कह रहे हैं कि 45 पाकिस्तानी फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं इस वाक़े में, अफसोसनाक वाक़े में। बड़ा हमला है ये, और वहाँ पे जो अस्पताल है उसके अंदर एमरजेंसी भी नाफिज की गई है। इसमें जो अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन जो नक्शा है वो इंतहाई खौफनाक है जो खींचा गया है। मुख्तलिफ न्यूज़ देने वालों ने जो बताया अब तक, जो सोशल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो भी बड़ी खौफनाक मंजरकुशी कर रही है, लेकिन तफसीलात हमें पता चलेंगी। और दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और उस ऑपरेशन में या जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनमें अब तक मुबैना तौर पर 100 से ज़ायद दहशतगर्द मार दिए गए हैं। अच्छा, इसमें जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं उनमें BLA वालों से भी लड़ाई चल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की, और TTP के साथ भी लड़ाई चल रही है, और दीगर अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके साथ लड़ाई चल रही है। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस बताती हैं वो तो ये है, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में ओवरऑल सूरत हाल देखें तो ये चंद महीने बहुत क़यामत खेज गुजरे हैं। हमने मनाजिर देखे, पूरे पूरे शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा किया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने, और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। BLA के लोग आते हैं और वो पुलिस की गाड़ियों के अंदर गश्त करते हैं। BLA के लोग आते हैं, वो पूरे पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें रोकने में नाकाम रहती हैं। वो दंदनाते हुए आते हैं, पुलिस वालों को यरगमाल बनाकर ले जाते हैं। कई वाक़यात हुए जहाँ पे पुलिस वाले बड़ी तादाद में शहीद भी हुए। जाफ़र एक्सप्रेस वाला सानिया हुआ बहुत बड़ा, उसके अलावा बार बार ऐसे सानियात होते रहे। अभी हाल ही में पुलिस के ऊपर एक अटैक होता है कोयटा के बिल्कुल करीब, और उस अटैक के नतीजे में कई घंटे लड़ाई जारी रहती है। पुलिस वाले मदद मांगते हैं, मदद नहीं मिलती, दहशतगर्द कामयाब होते हैं, पुलिस वालों को शहीद करते हैं, बाकी को उठा के साथ ले जाते हैं। अब 5 लाशें मजीद बताई जा रही हैं जो मिली हैं, पहाड़ों से उठाकर लाई गई हैं, और ये कई दिनों से लाशें वहाँ पहाड़ों पर मौजूद थीं, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लेकर आई, ये मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत ये लाशें नीचे लेकर आए। ये लाशें नीचे कैसे आई थीं इसके बारे में अब हमारे पास मुस्तनद खबरें आना शुरू हो गई हैं, और इसके हवाले से जो लोग लाशें लेकर आए उन्होंने बताना शुरू किया है कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। ये जनाब बताते हैं कि बाकायदा दहशतगर्दों के साथ बातचीत हुई थी, और मकामी लोगों ने बातचीत करने के बाद दहशतगर्दों ने उनको इजाज़त दी कि आप आएँ और आकर अपनी लाशें उठा लें, जो पुलिस वाले हैं उनकी। और लाशें उठाने के लिए शराइत ये रखी गई थी कि नौजवान नहीं आएंगे। तो उन्होंने बताया जी कि नौजवान नहीं गए, बल्कि वो लोग गए जिनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ थीं लाशें उठाने के लिए, और ये शाम का वक्त था। अब कई लोगों ने इंटरव्यू देकर चीज़ें काफ़ी क्लियर कर दी हैं। अब ज़ैनुल्लाह के साथ मौजूद शेर अली बताते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ते के दोनों तरफ मुसल्लह अफराद खड़े हुए उनको दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गाड़ियां रोकी, हमारी तलाशी ली और कहा कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना और ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, लाशें उठाओ और निकलो। मुसल्लह अफराद ने उन्हें कहा कि अंधेरा होने का इंतज़ार करें। मगरिब की नमाज के बाद तकरीबन 8 मुसल्लह नौजवान आए और उन्हें अपने साथ पैदल लेकर चल पड़े, और कई मिनट पैदल चलने के बाद वो एक तंग रास्ते पर चलने लगे, और उन्होंने कहा जी कि मुख्तलिफ जगहों पे लाशें पड़ी हुई थी। एक जगह पे 11 और दूसरी जगह पे 10, कुल 21 लाशें। 3 दिन की शदीद गर्मी में लाशों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी।
कई चेहरे इस काबिल नहीं रहे थे कि उन्हें पहचाना जा सके। हमने गाड़ियों में पहले प्लास्टिक बिछाया, फिर एक एक करके लाशें रखना शुरू की। हर गाड़ी में 7 लाशें रखी गईं और उन्हें रस्सी से मजबूती के साथ बांध लिया। शेर अली बताते हैं कि ये मुसल्ला अफराद 19 से 20 साल के नौजवान थे जो पश्तो बोल रहे थे, लेकिन ये पश्तो उनके अपने इलाके की नहीं थी, ये कहीं और से आए हुए लोग थे। अब इन्हें कौन लेकर आया, किसने लाकर वहां बसाया, इसके बारे में कोई समझ नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने सवाल किया कि ये भी पश्तो, तुम भी पश्तून हो, तो तुम खुद को तालिबान और तहरीके तालिबान कहते हो, इतनी गोलियां क्यों मारी हैं? ये सवाल उन्होंने बात पूछी तो शेर अली ने बताया कि उनका जवाब था कि ये हमारे मुशरान का हुक्म था, जो ज्यादा बोलता था हम उसके मुंह पर गोली मारते थे, जो भागने की कोशिश करता था उसकी टांगों पर गोली मारते थे। और तालिबान ने कहा कि उन्होंने पुलिस एहलकारों को हथियार डालने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार किया, इसलिए लड़ाई हुई और सबको मार दिया गया। नाज़रीन जी, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। मैं ये सारी रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये इस तरीके से मारा गया वहां पे, और फिर उनकी लाशों को मसख किया गया, उनके ऊपर तेजाब फेंका गया। अब जब ये लोग लाशें लेकर आए तो रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा ये लाशें हमारे वाले कर दो। अस्पताल में भी आ गए वो, उन्होंने कहा लाशें हमें दे दो। वजह यह थी कि अगले दिन आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने इज्तिमाई नमाज़ जनाजा में शिरकत करनी थी, तो लवाहिकीन बिफर गए। उन्होंने कहा जी आपको लाशें हम क्यों दे दें? आप 3 दिन तक लाशें वहां पहाड़ों में सड़ती रहीं, आप उठाने नहीं गए। और दावा आपने ये कर दिया कि जनाब हमने कामयाब ऑपरेशन कर दिया है। दावा आपने ये कर दिया कि हमने यरगमाली सारे रिहा करवा लिए हैं। यरगमाली तो सारे शहीद हो गए हैं, आपने किसको रिहा करवाया था? और जो लोग दूसरी जगह से वापस आए थे उनको भी मकामी कबायली जाके जो बुजुर्ग हैं वो बातचीत करके वापस लाए थे, और उससे पहले जो पुलिस वाले वापस आए थे वो पैसा और भत्ता देकर वापस आए थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने तो किसी यरगमाली को रिहा नहीं करवाया इस सारे इंसिडेंट में। तो ये बहुत बड़ी सूरत हाल बेनकाब हुई है। ये रिपोर्ट इतनी खौफनाक है कि इसको पढ़ने के बाद मैं तो हिल गया था। अब ये इस तरीके से लाशें वापस आई हैं। मस्तून की सूरत हाल मैंने आपको बताई है, वो धरना देकर बैठे हुए हैं और धरना देने वालों के कुछ मुतालबात हैं, यानी उनके मुतालबात बहुत ही जायज़ हैं, आईनी और कानूनी मुतालबात हैं। मुतालबात क्या हैं? नंबर 1 वो ये कहते हैं जुडिशल कमीशन आप एक बना दें जो इस बात की इंक्वायरी करेगी ये सारे वाकयात कैसे हुए, जिम्मेदार कौन है। कोई गैर कानूनी काम वो नहीं कह रहे। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी आप इख्तियारात दें लेवीज को, और उनको इख्तियारात देने के साथ हथियार भी दें। अगर आपने हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां रखना है तो आप हथियार भी हमें देना। लश्कर बनाने की बजाय अपने इदारे बनाएं। उनका यह भी मुतालबा बड़ा जायज़ है। तीसरा वो ये कहते हैं कि ये जो 2 नंबरी है सारी यहां पे बंद करें, बत्ताखोरी। यहां से कोई आता है, कोई जत्था आगे मांग लेता है, कोई यहां से आता है, कोई लेके चला जाता है, कोई लश्कर बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है। ये सारी चीजें बंद की जाए। इलीगल माइनिंग जितनी भी है वो सारी बंद की जाए। ये सारा पैसे का फड्डा है ना, लड़ाई तो सारी माल की है, मादनियात की है, तो ये सारे मामला अभी बंद किए जाएं। उनका यह भी मुतालबा बड़ा जायज़ है और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा जो गैर कानूनी तौर पे आपने नाके लगाए हुए हैं, या वो जो आपने ये कस्टम्स के इख्तियारात आपने दिए हुए हैं एफसी को, ये इख्तियारात आप ना दें ना, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, कानूनी तरीके के अंदर लेकर आएँ। जो आइन और कानून के मुताबिक कोई मुल्क चलता है उस तरीके से बलूचिस्तान को चलाया जाए। तो उनके बड़े ही जायज़ मुतालबात हैं। मैंने वो चारों मुतालबात पढ़े, मैं हैरान हो रहा था कि इनको मानने में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये मुतालबात को मानते ही नहीं है, बात सुनते नहीं है। चारों मुतालबात उनके जायज़ हैं और वो 8-9 दिन हो गए हैं वो वहां बैठे हुए अपनी लाशें रख के सड़कों के ऊपर। ये आसान नहीं होता। यानी आप एक लम्हे के लिए सोचे ना, किसी का प्यारा शहीद हो गया, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का शौहर होगा, यानी वो पाकिस्तान के बेटे हैं ना, तो वो कितना मुश्किल है उनके रिश्तेदारों के लिए उनकी लाशों को सड़क पे रख के बैठना। आसान थोड़ी है। लोग तो सुपुर्दे खाक करते हैं फौरी तौर पे कि अब अल्लाह ताला ने इसकी जान ले ली है, ये शहीद हो गया है तो इसको अब दफन कर देते हैं। सड़क के ऊपर अपने शहीद की लाश रख के बैठना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन रियासत उनसे बात ही नहीं करती। उनके जायज़ मुतालबात हैं, उनके जायज़ मुतालबात भी नहीं सुने जा रहे। क्यों? इंक्वायरी करवाने में क्या प्रॉब्लम है? इंक्वायरी करवाएं ना, जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, आपको पता चल जाएगा। 2 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कौन है जो नहीं चाहता कि दूध का दूध और पानी का पानी हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि बत्ताखोरी बंद हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि जो 2 नंबरी हो रही है, जो लश्कर बनाने की कोशिश की जा रही है और फोर्सेस को कमजोर किया जा रहा है, ये सूरत हाल बंद हो? कौन है जो ये सारा कुछ नहीं चाहता? वो कौन है जो नहीं चाहता कि यहां पे इलीगल माइनिंग बंद हो जाए?
यार ये सारी चीजों में कोई तो बेनिफिशियरी है ना जो जायज मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रहा, तो ये जायज मुतालबात मान लेने चाहिए। अब तो यूरोपीय यूनियन भी बोल रहा है। देखिए पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं काफी अरसे से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है, मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है यूरोपीय यूनियन की, जो जीएसपी प्लस के स्टेटस के हवाले से एक उनकी रिपोर्ट आई हुई है। ये मैंने यहां पे खोल के भी रखी हुई है, पूरी रिपोर्ट मेरे पास यहां पे मौजूद है। अब ये रिपोर्ट कहती क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट है क्या। ये द यूरोपीय यूनियन स्पेशल इंसेंटिव अरेंजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस जीएसपी प्लस assessment of the Islamic Republic of Pakistan covering the period 2023 to 2025। अब ये 2023 से 2025 तक की एक रिपोर्ट है जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से यूरोपीय यूनियन की। इसमें ना मैं रिपोर्ट के बारे में चंद चीजें आपको जरा क्लियर कर देता हूं। एक तो इन्होंने पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उन पे बहुत आवाज उठाई है और उनके ऊपर तशवीश का इजहार किया है और बार बार मुतालबा किया है कि इन चीज़ों को ठीक करो, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा। अकलियतों के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें, जो है वो जो अपोजिशन है उसके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बल्कि लिखा गया इमरान खान साहब के बारे में कि साबिक वज़ीर आज़म को और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो जेल के अंदर रखा हुआ है उन्हें फेयर ट्रायल का हक तो दिया जाए। फेयर ट्रायल का हक नहीं बन रहा, उन्हें मिल नहीं रहा। फिर लापता अफराद का मामला भी इसके अंदर उठाया गया बड़ी संजीदगी के साथ। नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन लापता अफराद का इसमें पूरा मामला उठाया गया। फिर अकलियतों के हवाले से जो उनके हकूक हैं वो वाला मामला भी उठाया गया। और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये मामला भी उठाया गया कि फौजी अदालतों में सिविलियंस को सजाएं देने वाला मजाक पाकिस्तान में क्यों किया गया। तो जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है जीएसपी प्लस स्टेटस का यूरोपीय यूनियन में, यानी बहुत ज्यादा फायदा हम उठाते हैं उसका। और अगर यह फायदा पाकिस्तान उठाते रहना चाहता है तो पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बंद करनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रही और इसका फायदा पाकिस्तान लगातार उठा रहा है। 2022 में सबसे बड़ा फायदा उठाया पाकिस्तान ने, फिर 23-24 में आगे नीचे जाए मामला आहिस्ता आहिस्ता। आपको पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ही कम होती चली गई, तो हम उतना फायदा तो नहीं उठा रहे, लेकिन फिर भी बड़ा फायदा है। ये जो माहौलियाती आलूदगी या क्लाइमेट चेंज है इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नुकात उठाए। उन्होंने बताया कि किन किन शोबों में पाकिस्तान को कितनी कितनी इमदाद दी गई और पाकिस्तान ने उसका फायदा नहीं उठाया, बल्कि पाकिस्तान ने एक्टिविटीज नहीं की इस हवाले से भी। और ह्यूमन राइट्स सबसे अहम चीज है, मीडिया के हवाले से आवाज उठाई गई। पीका के कवानीन का खास तौर पे जिक्र किया गया, जो पंजाब ने कानून पास कर दिया उसका भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से सहाफियों को दबाया जा रहा है, किस तरीके से अदलिया को दबाया जा रहा है। अभी एक और इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी जो बता रही थी पाकिस्तान की अदलिया में करप्शन बढ़ती चली जा रही है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को मनसूख करो क्योंकि अदलिया तबाह बर्बाद हो गई है। अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में ये मुतालबा किया कि मारंग बलोच को छोड़ा जाए, बाकी सबको छोड़ा जाए। अहमद फरहाद का नाम लेकर उन्होंने कहा जी अहमद फरहाद साहब को भी छोड़ा जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लगातार अहमद फरहाद पे दबाव डाल रही है कि जनाब आप ये स्टेटमेंट दें और घर जाएं, आप एक बयान दें ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ और आप अपने घर जाएं। तो वो भाई ये बात मानते नहीं है। अब कश्मीर की सूरत हाल पे भी नाज़रीन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पे मैं पहले एक दो और मैं शेयर कर दूं कि इसमें जो क्रेडिट जाता है एक तो वो यूरोपीय यूनियन को जाता है कि उनके लोग बार बार पाकिस्तान में आए, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और अभी भी उन्होंने हाथ बड़ा हल्का रखा है। दूसरा इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसी ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीमें और कोशिशें हैं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। इसके अंदर एक PWA है, पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस, उन्होंने बहुत काम किया। यूरोपाक है जिसने इसमें बहुत काम किया और इसके जो लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं इन NGOs में वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अभी ये जुलाई के महीने तक वो काम करते रहे हैं। बल्कि एक NGO है अबाबील, उनके लोग भी मिले थे जाके, उन्होंने भी काम किया। फिर जो कुछ अकलियतों के नुमाइंदगान हैं वो जाकर मिले, उन्होंने भी यूरोपीय यूनियन को सूरत हाल का बताया। फिर कुछ जो पिसे हुए तबकात हैं पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान से रिलेटेड जो लोग हैं, जबरी तौर पे गुमशुदगियों का केस जो उठाते हैं, उन्होंने जाकर ये सारे मामला यूरोपीय यूनियन को बताए। तो उन्हें और बहुत कुछ भी यानी वहाँ आइडिया है। जिन लोगों ने मुलाकातें की जाके उन्होंने मुझे बताया। और ये सिलसिला अभी रुकना नहीं है, ये सिलसिला अभी आगे चलना है। तो पाकिस्तान को ना ये किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स के मामले में कम से कम जो आसिम मुनीर साहब के रजीम ने जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया है वो मामला ठंडा करना पड़ेगा। इस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करना पड़ेगा, उनके ऊपर जुल्म और जबर का सिलसिला बंद करना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था सनम जावेद साहिबा की कोई पता नहीं AI से बनी हुई है या ठीक तस्वीर है,
उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया जेल से। उनकी हालत बहुत ख़राब बताई जा रही है और ये बहुत सारे लोगों की हालत अब ख़राब कर दी गई है। पता नहीं खुराक के अंदर कुछ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी करके उन लोगों को जो टूट नहीं रहे, जो हार नहीं मान रहे, उनको अब फिजिकली कमज़ोर किया जा रहा है, उनको बीमार किया जा रहा है। तो वो उनके घर वाले बहुत तशवीश में थे, बहुत परेशान थे। मेरी एक जर्नलिस्ट से भी बात हुई, उन्होंने बताया जी कि वो निकाला तो था अस्पताल के लिए, लेकिन लेकर नहीं गए किसी अस्पताल में, कुछ समझ नहीं आ रही, और फिर उन्हें ट्रीट करके या कुछ उन्होंने बताया और फिर उन्हें वापस लेकर जेल में चले गए। कुछ लोग सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे थे इस बात का। ये जब बोझ आप पे पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा। ये जो मजाक उड़ाने वाले हैं ना, इनकी वाबस्तगी हो सकती है किसी और पॉलिटिकल पार्टी से, या ये सनम जावेद से नफरत कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना उसने बोझ उठाया है ना, इसका 10% भी उठाना बहुत मुश्किल है। मैं सच बता रहा हूं आपको। जितनी मार इस फैमिली ने खाई है, जितनी इन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की हैं, जितना इनकी फैमिली ने तकालीफ बर्दाश्त की हैं, आप इसका 10% भी नहीं कर सकते। नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। तो आफरीन है उन लोगों पे जो डट कर खड़े हैं और जिन्होंने मुकाबला किया है। तो किसी को ताना देने से पहले यह जरूर सोच लीजिएगा कि बारी बारी सबकी बारी। ये मैं हमेशा से कहता रहा हूं, जो सहाफी मुझे मार पड़ते हुए देख के हंस रहे थे ना, उनकी बारी आ गई। तो बारी बारी सबकी बारी, और जिनकी नहीं आई ना, उनकी थोड़े अरसे बाद आ जाएगी। तो इस सिलसिले को रोके मिलकर, ताकि जो बाकी लोग बचे हैं वो हमेशा बचे रहें। बहरहाल ये जनाब कश्मीर की सूरत हाल पे आते हैं। कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि फील्ड मार्शल के जवाब के तौर पे ये कमर साहब आ गए हैं, शाह साहब, और अब ये हमारे साथ मामला जो है वो हल कर लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अब हम लॉन्ग मार्च में नहीं जा रहे, तो मामला खुश सलूबी से हल हो जाएगा, हमारे मुतालबात माने जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि 6 सीटों वाली बात उनसे की गई थी। पीपल्स पार्टी भी बीच में आई थी। तो पीपल्स पार्टी का तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पीपल्स पार्टी के पास कोई मैंडेट नहीं था।